Alright, guys. So, hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to our 18th workshop of deep learning masterclass. मैं नंबर ही भूल गया था कौन सी workshop का नंबर चल रहा है हमारा. So it's 18th workshop of deep learning masterclass. So today we are going to study, which is a key to generative neural networks, or more precisely, if I want to say, is like GANs, और जिसकी मैंने बहुत तारीफ करी है. तारीफ बेसिकली क्यों करता हूँ? Because that's a next level of AI, entirely next level of AI, attention models और पता नहीं क्या क्या. So let's see how it can be difficult. अगर मैं आपको जस्ट एक स्लाइड व्यू दूं कि मैंने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी एक्स्ट्रा डाल दी है, बट बिल्कुल स्क्रैच से ये न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किए है. इट्स नॉट दैट मच हार्ड, लेकिन मैथ्स बहुत हार्ड है. सो इन दैट perspective you may feel overwhelming today, at the after the second half of workshop, लेकिन I believe that you guys will try your best to understand everything. Let me just show you the maths we are having here, and we will not just simply dive into this kind of maths, but we're gonna take an overview that what we are having here. So when we're gonna build a neural network, so you don't be overwhelming कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. अभी स्टार्ट करने से पहले वर्कशॉप के अंदर मैं आपको एक चीज बताई चुका ऑलरेडी, that it's a key to generative neural networks, or more precisely GANs. So it means कि ये discriminative neural network नहीं है, ये generative neural network है. अब इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आज की वर्कशॉप लेनी है. उसके बाद हमारा जो आज से इंशाल्लाह हमारे न्यूरल नेटवर्क की पहचान बिल्कुल डिफरेंट हो गई है. आई हैव सम टाइमलाइंस, लाइक फर्स्ट वीक में हमने टेंसरफ्लो पढ़ा, सेकंड वीक में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा टेंसरफ्लो का, सेकंड वीक में हमने पार्टॉर्च पढ़ा इंट्रोडक्शन, थर्ड वीक के अंदर हमने CNN पढ़ा, फोर्थ वीक में हमने RNN पढ़ा, फिफ्थ वीक के अंदर हम लोगों ने मिक्स चीजें स्टार्ट की हैं, इफ यू कैन सी हियर. सो ये मिक्स चीजें जो है बेसिकली स्टेप 5 ऑफ डीप लर्निंग मास्टर क्लास चल रहा है. इन अवर टर्म्स, वैसे तो यहाँ पे डेज का हिसाब है, लेकिन हमारे टर्म्स के अंदर ये फिफ्थ स्टेप चल रहा है डीप लर्निंग मास्टर क्लास का. जो मेरी डेडलाइंस है, इसके अंदर आपको एक की दी जा रही होगी, विच इज like towards the probability distribution and generative evolution neural networks. Then maybe in sixth we jump towards computer vision, and then get back towards generative evolution neural network. I'll see that how it can be better for you. आपको learning भी अच्छी हो और आप भूले भी ना, जो कि impossible है, भूल तो सब जाता है इंसान, लेकिन आपको कितनी अच्छी फ्लो में रह के अंडरस्टैंडिंग दी जा सकती है. सो उसके बाद कंप्यूटर विजन है, देन वी विल बैक टू आवर एडवांस NLP सेक्टर, देन द लेफ्ट ओनली थिंग इज इंट्रोडक्शन टू GANs, और उसके बाद हमारा डीप लर्निंग मास्टर क्लास खत्म. सो इट डजंट मीन कि हमारे टोटल 8 स्टेप्स होंगे तो 8 वीक्स के अंदर ही होंगे. इट मे जंप अप लिटिल बिट upward. Okay, since I have said that we are having minimum of 40 workshops or maximum of 45, 46, so somewhat like that. So we just have covered only 18. We're gonna cover 18 after this one. So let's see what we are having here is why Boltzmann machine? What is it? Have you ever listened it before? I hope you haven't, because this is something कि हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका इतना यूज नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स लाइक इट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ ऑटो इनकोडर. अभी हमने ऑटो इनकोडर स्टार्ट नहीं करें, लेकिन बट इट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ ऑटो इनकोडर. एंड या दिस इज समथिंग, द फर्स्ट आई कैन से न्यूरल नेटवर्क था, या बहुत इजीएस्ट न्यूरल नेटवर्क था जो कि डिजाइन हुआ है विद विच इज यूजफुल फॉर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एज वेल. अब कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की जब बात आती है, तो अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम जो 30th वर्कशॉप थी हमारी मशीन लर्निंग 02 हीरो की, जिसके अंदर हमने कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग पढ़ा था, और साथ में हमने एक दूसरी फिल्टरिंग भी थी, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग पढ़ा था, और उसको हमने बनाया था हाइब्रिड फिल्ट्रेशन, जिसकी बेस पे हमने रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर्म किया था. तो इससे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग को मैंने यहाँ पे लाइनअप किया हुआ है, अगर आप जाएंगे. So it's a hint towards a very interesting research paper which is based on restricted Boltzmann machine. If you are a master student, so I will prefer you to look into it. ये सब students ने design की है, and I'm just overwhelmed by the response they had here. और अगर आप इसको पढ़ें, इसको understand करने की कोशिश करें, so और आप understand कर भी जाते हैं इस पूरे को, so I would probably say, because even after such a huge time of learning deep learning, I found something new here in this search paper to learn. I learned it and I got it into my brain. So if you learn this, and you will have a pure intuition of Arduino coders as well, और आपकी जो deep learning की command होगी वो बहुत ज़्यादा
इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी. So that's why I will suggest you to read this. It's like आप मूवीज देख रहे हो, अगर आप इसको पढ़ो अंडरस्टैंड करो, इतना मुश्किल नहीं होता रिसर्च पेपर को पढ़ना. हमेशा याद रखना रिसर्च पेपर को पढ़ने की सबसे पहली की क्या होती है फॉर अ बिगिनर, जस्ट अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट विच इज रिटन इन अ लिटिल बिट लेमन टर्मिनोलॉजीज. एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम एनालिसिस हो, प्रॉब्लम हो, या आपको एक पुश मिल रहा हो कि आगे क्या आने वाला है. फिर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ गया मॉडल, हम किस टेक्निक पे काम कर रहे जा रहे हैं. अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं रिसर्च पेपर की, और अपने अपने तरीके होते हैं. तो अब इन्होंने डायरेक्ट मॉडल पे काम लिया है. अब इस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा, जाकर नेट पे जाकर सर्च करो, अंडरस्टैंड ऑन द यूट्यूब एंड गो अपवर्ड. द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एडवांस एआई इज ओनली द रिसर्च पेपर. अब अभी हम हैं प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, ठीक है. उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रोडक्ट लेवल के ऊपर. प्रोडक्ट लेवल पे अगर आपको एआई पढ़ाई जाए तो एक एल्गोरिथम, वन एल्गोरिथम कैन टेक अप टू मंथ, ठीक है. सो प्रोडक्ट टेक टाइम्स. तो उस पर भी लेकिन हमारी कोशिश होगी एक या दो प्रोडक्ट लेवल पे हम करा दें विद इन द सेम पीरियड, स्पेशली इन द कंप्यूटर विजन. लेकिन रिसर्च पेपर क्या है कि एडवांस एआई अभी तक बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुई है. देयर आर स्टिल अ ह्यूज गैप इन इट. तो आई वुड प्रेफर यू कि आप रिसर्च पेपर डाउनलोड करें, नेट से देखें. आपकी जब लर्निंग अच्छी होगी आपका माइंड क्लिक करेगा. जब माइंड क्लिक करता है सो यू विल हैव एन आइडिया व्हाई दिस प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग फिक्स्ड येट, which is can be fixed by this solution, or is this AI model or someone like that. जब इसकी से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है सो आई कैन इशू अ रिसर्च पेपर ऑन इट. फॉर एग्जांपल जैसे ही मेरा रिसर्च पेपर आता है, फुरकान के साथ रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ मैं, एंड व्हेन इट रिलीज, सो यू विल सी दैट हाउ अ रिसर्च पेपर लुक्स लाइक. और कितना आसान होता है, ऐसे ही दिखता है वैसे तो, लेकिन कितना आसान है करना. बस क्या आपने कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट काम किया बाय यूजिंग एआई. Just instead of writing a blog, if you instead write a research paper, so I would probably say you may have 1,000 times a better contribution in the world. Instead of, you can write a blog as well. आप कोडिंग के ऊपर ब्लॉग लिख दो कि इसमें क्या हुआ, आप उस ब्लॉग के ऊपर अपना रिसर्च पेपर का लिंक दे दो और अपनी गिटहब का लिंक दे दो. सो सी हाउ मैसिव नेटवर्क यू कैन स्प्रेड, कि आपकी तरफ लोग आगे होंगे, लोग पीपल विल सी यू, यू विल बी इन द लाइमलाइट. और ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल पे अपनी कोडिंग का डेमोस्ट्रेशन दे दो. तो ये 3-4 चीजें होती हैं जो अगर स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में करता रहे, I would probably say he will not even need a job. He may need a job for just an experience, but after some time he may not be lacking with a job. He will probably say, I need to have start my own business, which is pretty essential for you, especially in the Pakistan and India, Bangladesh, Indonesia. These countries need some sort of development, and development comes from the entrepreneur mindset, especially among youth. So that's up for the initial level motivation I can deliver. So let's start our workshop today. So what is restricted Boltzmann machine? So basically these are shallow neural networks, और मैं अगर बात करूँ तो these are morely based on generative. अब generative और discriminative में फर्क क्या होता है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि हाउ डज इट वर्क. बेसिकली बोल्ट्जमैन मशीन में हमारे पास सिर्फ 2 नेटवर्क होता है, मतलब 2 लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर. एक होती है हमारे पास इनपुट लेयर, एक होती है हमारे पास आउटपुट लेयर. लेकिन बेसिकली इस तरह से काम नहीं करता. हम इसे इनपुट लेयर को बोलते हैं विजिबल लेयर, और एक होती है हमारे पास हिडन लेयर. तो इसके अंदर हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, एंड देन इट टेक्स द इनपुट एंड ट्रांसलेट इनटू अ सेट ऑफ बाइनरी वैल्यूज. वो हर न्यूरल नेटवर्क करता है आफ्टर अप्लाइंग सम वेट्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, और फिर हमें आउटपुट जनरेट कर रहा होता है. Same thing happens here. The difference between here that discriminative in, for example, we are having a classification problem. I have written an example here where we want to learn to distinguish between sedan cars and SUV cars. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल किस तरह एक्सप्लेन करूं, मेरे पास sedan cars हैं ऑफ कोर्स और SUV cars हैं. अब अरब कंट्रीज के जो लोग हैं और हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, बोथ हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट. देयर इन यूरोप स्पेशली पीपल लव्स more hybrid cars, more sedan look cars, and more luxury cars as compared to Arab countries. Arab countries love luxurious cars, but they don't like sedan ones. They either love the sports or they either love the SUVs, the huge SUVs. Now the difference between Europe and the difference between America, what I've seen so far is कि यूरोप के अंदर हमारे पास
यू नो पुरानी गाड़ियां लोग रखने के इतना आदी नहीं होते, दे हैव टू अपग्रेड द कार्स on an yearly basis, but we can see some old cars in America because America is not such like fashion living life there. In Europe we can see the fashion living life but not in the America that much. लेकिन यूरोप क्या है कि वहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड कार्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं आफ्टर द डीजल और पेट्रोलियम और गैसोलीन। लेकिन अमेरिका में फुल इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा तेज़ी से इन्वॉल्व हुई। एंड इफ़ वी सी द बार्स, तो अमेरिका का वैसे टेक्निकली ग्रीन साइड पे ज़्यादा तेज़ी से बार इंक्रीज होने लग गया है ऑन ऑन गोइंग डेज। खैर पॉइंट ये था कि अब हमारे पास डिफरेंट टेस्ट थे। अब इसी तरीके से हमारे पास ये क्या हुआ, ये डिफरेंट यूजर्स बन गए। हम क्लासिफाई कर रहे हैं लाइक एक को वैल्यू 1 दे दिए, एक को वैल्यू 2 दे दिए, एक को वैल्यू 3 दे दिए, तीनों कार की कैटेगरीज को। सो इफ वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास यूं होगा कि भाई इसने 1 को वोट किया, इसने 2 को वोट किया, इसने इसको वोट किया। सो व्हाट्स इन क्लासिफिकेशन बी लाइक, जब हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो रहा होगा तो 1 2 0 1 2 0 की तरह क्लासिफिकेशन का रिजल्ट जनरेट हो रहा होगा। नाउ और कंफ्यूजन मैट्रिक्स विल डिसाइड कि कितना गलत था कितना सही था। और अगर हम बीच में अपनी साउथ एशियन कंट्रीज को ऐड कर लें तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली जो गाड़ी सबसे ज्यादा धुआं छोड़ती है वो यहाँ की फेवरेट होती है। So if we go further and look at generative technique, it's like looking at the cars. If we can build a model of sedan course like कि हमारे पास एक sedan कार है, कि हमारे पास SUV कार है। अब फर्क क्या है दोनों के अंदर? सबसे पहले तो आपने इस पर डाउट करना है कि दोनों में फर्क क्या है, कि एसयूवी कैसे दिखती है और सेडान कैसे दिखती है। दोनों में फीचर डिफरेंशिएशन क्या है? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो दोनों में सिमिलर होंगी। ऑफ कोर्स दे बोथ कम विद फोर सीट्स मोस्टली, एंड अगर आप जनरल बात करें, और इसमें ये थोड़ी सी ये हाइट ज़्यादा है इसकी, वो ज़्यादा है। सो नाउ to classify a new car, what it can match a new car against a sedan model as well. It can match the new car against the SUV model as well. जैसे कि मैंने कहा आई वांट टू बाय कार, एंड आई बाय द वे आई लव इलेक्ट्रिक कार्स द मोस्टली, बट आई डोंट ओन वन। सो if I have to see their cars, a lot of cars, if there is any Lamborghini and there is Rolls Royce and there is Tesla Roadster, so I probably buy the Roadster one because I like that. The difference, the model, how the model is going to look at it on my approach के टेस्ला के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या आती है कि इसका एक्सेलरेशन बहुत क्विक था। लेकिन क्या एक्सेलरेशन रोज से क्विक नहीं था, इट वाज हैविंग अप टू 0 to 60 in just 4 seconds। और Lamborghini भी काफी अच्छा खासा क्विक है, 0 to 60 in just 4 point some seconds। But why I'm buying Tesla Roadster? Is the acceleration was the point? No, 1.9 second is the quick accelerating car, but that the only thing I need? The speed. तो अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो टेस्ला की मैक्सिमम स्पीड लिमिट यू कैन से 250 माइल्स पर आवर है, जबकि Lamborghini की आई एम मिसिंग दैट, आई गेस 300 320 माइल्स पर आवर है, जो भी लेटेस्ट Lamborghini चल रही है आफ्टर 2019। So speed was not the concern. Model will decide that this is not the concern of his approach. क्या concern था? Oh, okay, the Lamborghini fills on the gas, the Rolls-Royce fills on the gas, but Tesla fills on the electricity. अब ये क्या हुआ कि ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास इसकी जो थी डिफरेंट हो गई है, बाकी सबकी सिमिलर थी। ये इसमें भी फीचर है, ये इसमें भी फीचर है, इसमें भी फीचर है। रोडस्टर भी स्पोर्ट्स कार ही है, Lamborghini भी स्पोर्ट्स कार ही है, सब पावरफुल है। फर्क क्या रहा उसके अंदर कि वो मेरे पास इलेक्ट्रिक कार थी, मैंने उसको ज़्यादा अच्छी अप्रोच दी। अब अगर इस ट्रेनिंग को और अच्छा किया जाए तो मैं क्या करूंगा, अपनी इस गाड़ी को लेवल डाउन करूंगा। Lamborghini की जगह मैं ले आता हूँ फॉर एग्जांपल नॉर्मल एडिशन ऑफ Chevrolet, ठीक है। उसके साथ रोल्स रॉयस के नीचे मैं ले आता हूँ लेमो के नीचे साथ जो टेस्ला रोडस्टर के नीचे मैं ले आता हूँ टेस्ला मॉडल एस। तो हमारे पास ये 3 लेवल ऑफ कार्स हैं। Now looking at Chevrolet, which is a high-end car, of course, 290 miles per hour, जो कि लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार है। एंड देन आफ्टर लुकिंग टेस्ला मॉडल एस, उसकी इतनी स्पीड है भी नहीं, जबकि 200 miles per hour द मैक्सिमम वी गॉट देयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस वी आर हैविंग इन ऑल फ्लेवर्स, और क्या सिमिलैरिटी है? अब मॉडल्स को देखेगा। मैंने दोनों गाड़ियों को रिजेक्ट करके दोबारा से टेस्ला को सेलेक्ट कर दिया। सो इन अ नटशेल इफ आई वांट टू से कि हाउ इज वर्किंग इन अ जनरेसिव अप्रोच कहेगा कि अभी भी इसने यही कार चूज की है, इवन तो Chevrolet is still having such a high speed। और क्या थी वहां पर गाड़ी? Lemo is not such a having a high speed, but it's having a luxury, it's still like a Rolls Royce one। लेकिन इसने टेस्ट से अप्रोच करी,
विच इज इलेक्ट्रिक। अब क्या हमारे यहाँ पे मॉडल बायस हो सकता है? यस। कहाँ बायस होगा? अगर उसने इस चीज के अप्रोच पे देखा कि टेस्ला में दोनों जगहों में मैक्सिमम स्पीड कम थी एज कम्पेयर टू द स्पोर्ट्स कार, क्योंकि हमने चेवरोलेट एज स्पोर्ट्स कार ले ली थी, और जबकि टेस्ला मॉडल एस स्पोर्ट्स कार नहीं है, तो मॉडल एस की ऑफकोर्स स्पीड कम है एज कम्पेयर टू द चेवरोलेट GTX और जो भी जितनी भी उनकी गाड़ी हैं। सो अब ओवर फिटिंग के लिए अगर मेरे पास डाटा सेट है, सो दैट कैन बी एन ऑथेंटिसिटी के मैं अपने डाटा को नॉर्मलाइज कर लूँ। अगर डाटा सेट नहीं है, सो देन वी हैव टू रेगुलराइज द डाटा, कि कुछ चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा, कुछ फीचर्स को फीचर आउट करना पड़ेगा इफ दिस इज एन एक्सेप्शन केस। लेकिन अगर हमारा डाटा और आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल नाउ अब हमारे पास फिर कंपेरिजन है। वी आर हैविंग टेस्ला मॉडल एस, वी आर हैविंग ऑडी A4, ऑडी A8 ले ले चले, ऑडी A8, एंड इन द मिड वन हमारे पास चीपेस्ट लग्जरी कार कौन सी है? या कौन सी गाड़ी है हमारे पास? आई कैन नॉट रिमेम्बर एनी चीपेस्ट लग्जरी कार, विच इज अ वेird थिंग। सो मुझे बाकी कोई याद नहीं आ रही। सो हमारे पास ऑडी A4 है, हमारे पास कोई भी रैंडम कार है बीच में, और हमारे पास एक टेस्ला मॉडल एस है। तो अब मेरे पास दोबारा टेस्ला मॉडल एस आ गई है, अब मेरे पास ऑडी A4 भी आ गई है, दोनों की सेम स्पीड है, दोनों का सेम पिकअप है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टेस्ला मॉडल एस का पिकअप अच्छा है एज कम्पेयर टू ऑडी A8। तो अब मेरा अभी भी मेरा वो रहा फोकस रहा टेस्ला की तरफ। So now model will understand that speed was not the issue, speed was not the concern. The concern was electricity, कि वो electricity के ऊपर रन करता है। अब मेरे पास अगर तीनों टेस्ला आ जाए और तीनों इलेक्ट्रिक कार्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सो नॉट तीनों टेस्ला, तीनों इलेक्ट्रिक कार आ जाए, जिसमें मेरे पास एक टेस्ला हो, एक होंडा की जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार है वो हो, और जो रिसेंटली डिजाइन मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार है वो हो, आई स्टिल चूज टेस्ला। सो हेयर कैन मॉडल अंडरस्टैंड कि भाई इसके कुछ ये फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये जो यूजर है इसकी तरफ ज्यादा फेवरिज्म थ्रो बैक कर रहा है। खैर मैं जितना आपको लेमन फॉर्म के अंदर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझा सकता था, इसका यूसेज, और जितनी आसानी तरीके से मैं आपको जनरेटिव का यूसेज समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया है। सो अब हमारे पास जो काम होगा वो वर्कशॉप का होगा। हमजा इज सेइंग के इस रिसर्च पेपर का लिंक शेयर कर दें, शोरली आई विल डू। वैसे गिटअप के ऊपर मैं इसको अपलोड कर दिया होगा, अगर नहीं करा तो नोटबुक के अंदर लिंक होगा, यू कैन एक्सेस इट। बट मैं यहाँ पे रिसर्च पेपर का लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, एंड स्टिल टेकिंग मच टाइम। हो गया, चला गया। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। अब हम इतना दूर दूर नहीं जा रहे, गाड़ियों से बहुत घूम लिया, खरीदी एक भी नहीं। सो दैट्स इट। अब हम काम करेंगे जनरेटिव मॉडल्स के ऊपर, या क्या है क्या नहीं है। अब अनसुपरवाइज्ड टास्क, सुपरवाइज्ड टास्क, इसके बारे में मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सुपरवाइज्ड टास्क हमारे पास क्योंकि ऑफ कोर्स लेबल्स होते हैं। आपने, आई होप कि आपने फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर पास कर लिया हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी का पता होगा कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई दिस इज नो रिस्पेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग लेबल हेयर। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग में सिर्फ यही दो डिफरेंस होता है, एक लेबल और लेबल ना होने का, दैट्स इट। तो हमारे पास इक्वेशन रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाती है। एंड देन इसको अभी आप छोड़ दें, क्योंकि वही है जो मैंने बता दिया कि अगर y 0 होगा, फॉर एग्जांपल कार इज एन SUV, y is equal to 1 indicated car is a sedan, then p x probability to y is equal to 0 what are the distribution of SUV car features। ये सारा मैंने बता दिया कि किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको मोर टेक्निकल जाना हो तो हमारे पास बेस रूल है विच इज लाइक दिस। ठीक है, आपने ये सारा पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, अगर आपने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर सही से पढ़ा होगा। सो दैट्स इट, ये उसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें होंगी जो जनरेटिव में होंगी, विच इज करंटली नॉट इन हियर, बट विल लुक एट इट इन आवर फ्यूचर वर्कशॉप्स। वैसे मैं डालता नहीं, बस स्टिल ओके। फर्स्ट इंस्टॉल और लाइब्रेरीज, ऊपर तो कुछ नहीं था ना। यस, हम अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं। टेंसरफ्लो तो इंस्टॉल करने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ती कोलैब में, बट स्टिल, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कोलैब में नहीं बनाई है। Now we load in all the packages that we use to create the net, including the TensorFlow package. Okay, हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है? हमें इंपोर्ट करना है TensorFlow STF, import NumPy NP। इसको मैंने यूज़ तो नहीं करा, लेकिन चलो रहने दो। हो सकता है कि इसके अंदर मैं आगे विजुअलाइजेशन डाल के अपलोड कर दूँ, और हो सकता ना करूँ, टाइम हुआ नहीं करूँगा, आपको लोग कर लिया खुद ही। सीरियन की जो वर्कशॉप है जिसमें मैंने विजुअलाइजेशन कराई है इमेज की,
वहां से उठा लेगा वो कोड। फ्रॉम पहले इम्पोर्ट इमेज, फ्रॉम इम्पोर्ट मैटप्लॉट इम्पोर्ट पाइपलॉट एसपीएलटी, बेसिक लाइब्रेरीज है, इम्पोर्ट कर लिया हमने। हियर वी गो, हो जाओ इम्पोर्ट। Now, if you see to the structure, if you look at the structure of RBM, which is just restricted Boltzmann machine. Boltzmann machine की एक दो types हैं, लेकिन उसमें popular one is the restricted one, which is the most helpful one we got it. So okay, so RBM जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास Boltzmann machine में हमारे दो लेयर्स होती हैं, एक हमारे पास ये लेयर हो गई, एक हमारे पास ये लेयर हो गई। कौन सी दो लेयर थी? एक विजिबल लेयर हो गई, एक हमारे पास हिडन लेयर हो गई। तो अब विजिबल लेयर, लेट्स से कि हमारी इस एग्जांपल के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस इमेज के अंदर हमारे पास विजिबल यूनिट्स कितने हैं? 7 है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अरे भाई 6 है, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। ओवर लुक है, लुकिंग हो गई यहाँ पे, और मैंने पूरी 7 के हिसाब से बना दी। वाओ। डिस्क्रिप्शन, चलो मैं यहाँ पे इमेज के अंदर एक सर्कल और ऐड करके सारे इसको साथ बना दूंगा, फिर वही एक ही बात हो जाएगी। सो ये मैंने भी अब देखा कि यहाँ पे 6 थे भाई, मैं साथ लिख के बैठा हूँ। मतलब द फर्स्ट लेयर ऑफ आरबीएम इज कॉल्ड द विजिबल लेयर, जैसे मैंने पहले बताया, जिसमें हमारे पास 7 यूनिट्स हैं। और फिर हमारे पास हिडन लेयर, जिसमें हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। अब हिडन लेयर के अंदर जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, उनको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जो हमारे पास विजिबल लेयर में जो न्यूरॉन्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको हम वी से, कैपिटल वी से डिनोट कर रहे होंगे। दैट्स इट, नथिंग एल्स, गो फर्दर। Now each node in the first layer also has a bias. We will denote the bias as V bias, and the single value is shared among the V visible units. The bias of the second is defined similarly as H bias, and this single value among the H hidden units. अब ये bias unit जो है, आपको अगर याद हो कि हम जब equation काम कर रहे होते थे, so it was like input into weight plus bias, ऐसी कुछ होता था। तो अभी भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनपुट के साथ साथ हिडन लेयर का भी है, और इस एक बायस का इम्पैक्ट हम सब पे आ रहा है। यहाँ से यहाँ भी जा रहा होगा, यहाँ से यहाँ भी आ रहा होगा। दिस इज व्हाट मेक्स बोल्ट्जमैन मशीन स्पेशल। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना वी बायस, और उसके बाद हम बनाएंगे एच बायस। किस तरह? हमने सबको जीरोस ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मॉडल में हमेशा जीरो होता है। मैंने पहले ही क्या कि हमारे पास इसमें कुछ सिक्वेंशियल या फंक्शनल एपीआई मौजूद नहीं है कि हमने tf.keras.sequential. CNN RNN जो भी कर दिया तो चल जाएगा हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास हमको स्क्रैच से कोड लिखना है इस न्यूरल नेटवर्क का। सो इट मे गेट हार्ड, क्योंकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न इट। हमें डेटा टाइप 432 रखी है, बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि हमारे पास जो डाटा हो उसके डेसिमल चाहे 32 बिट लंबे भी हो जाए, वी शुड हैव दैट डाटा। Now we have to define weights among the input layer and hidden layer nodes. In the weight matrix, the number of rows are equal to the input nodes, and the number of columns are equal to output nodes. We define a tensor W of shape is equal to 7/2, where the number of visible neurons is equal to 7, and the number of hidden neurons is equal to 2. ये इस पैराग्राफ का मतलब क्या था? जैसे आपको पता है कि हमारे पास विजिबल में और हिडन में रिस्पेक्टिवली 7 2 नंबर्स हैं, तो हमने उस शेप का एक वेट ना असाइन करा, जो कि हमारे पास टेंसर है बेसिकली। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ मैं फिर वेट असाइन कर दिया, जो कि हमारे पास टेंसर है, और साथ साथ, और ये बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्मेशन में बनेगा, और साइज उसका ये होगा 7/2 का। ठीक है, तो ये असाइन करने के बाद हमने और क्या किया यहाँ पे? और कुछ भी नहीं किया, दैट्स इट, गो फर्दर। हमारे पास अब वेट भी आ गया है, अब हमारे पास वाइस भी आ गया है। अब हमारे पास क्या रह गया है? हमारे पास इनपुट रह गया है, और हमारे पास कुछ स्टेट्स रह गई हैं। उन स्टेट्स के बाद फिर हमारा ट्रेनिंग का मरहला होगा, और ट्रेनिंग के मरहले के बाद हमारी एक लॉस की विजुअलाइजेशन रखी है मैंने, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एंड देयर। Now, what RBM can do after training? Now, think of RBM model as has been trained based on images of dataset. अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी SUV की और सीडान कार थी। Now, also imagine that the RBM network has only 2 hidden nodes, where one node encode the weight and the other node encode the size. Wow, that's a good example. वैसे मैंने आपको अभी इलेक्ट्रिक कार की जो थी और उसकी दे दी, लेकिन यहाँ पे अगर आप वेट और साइज की लोगे तब भी चल सकता है। मैंने अभी आपको दो फीचर जो दिए थे वो दिए थे कि इलेक्ट्रिसिटी की थी, एक स्पीड की थी, जो हम गाड़ी जिसको देख के कंपेयर कर रहा था कि इस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या था जो जिसकी बिहाफ पे हुज़ैफा या मैं यूजर उस गाड़ी को रिकमेंड कर रहा है। उसने देखा कि मोर देन द स्पीड ही इज रिकमेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। If electricity is equal to 2, then check out water speed.
तो ये उसका एक ना, एक समझ लो कि इसका एक माइंडसेट था कि ये हुज़ैफा की अप्रोच होगी। तो उस सिनेरियो में अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल जैसे दी हुई है साइज और वेट की। तमाम गाड़ियों को देखा है, एसयूवी का वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सीडान, और हाइट भी ज़्यादा होती है, साइज भी ज़्यादा होता है। तो वो बोलेगा कि भाई इफ़ कार इज़ हैविंग अ ह्यूज वेट, ह्यूज टायर, ह्यूज साइज, send it to Arab countries, and if I'm not this is there, I'm just talking about the flavorism. So agar car is like more sedan hybrid type, so send it to European countries or American countries. Electric countries are more importantly not being currently running here so much, which has to be run, which because there's lot comfortable than normal sedan cars. So now, given an SUV in hidden layer with distribution of pixels, should we expect RVM can give you two things. First, it encodes your image in hidden layer. Second, it gives you the probability of observing a case given some hidden values. अब इसमें इसने बोला कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम एक एसयूवी की इमेज को हिडन लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके पिक्सल्स हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे द नंबर ऑफ नोट्स, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको। तो उसने बोला कि भाई आरवीएम जो हमारे पास होगा वो दो चीजें एक्सपेक्ट कर सकता है और दो चीजें हमको दे सकता है, जो कि सबसे पहली होगी हमारे पास इनकोडिंग ऑफ आवर इमेजेस इन फर्स्ट हिडन लेयर, एंड देन कैन गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर केसेस। अब हमारे केसेस कौन से हो सकते हैं, जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, लाइक स्पीड, वेट, साइज, फ्यूल टाइप, लग्जरियस लेवल, जो भी हो, इंजन पावर, हॉर्स पावर, जो भी हो, वो केस कोई भी हो सकता है। तो वो हमारे पास सेकंड थिंग वो होगी। सो द इन्फरेंस प्रोसेस के अंदर हमारे पास आरबीएम के पास टू फेज आ गए, एक फॉरवर्ड पास, एक बैकवर्ड पास और रिकंस्ट्रक्शन। अब बैकवर्ड पास मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यूजुअली हम क्या करते हैं जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे बैक प्रोपगेशन इतना यूज नहीं करते, जबकि होता वो पूरा का पूरा बैक प्रोपगेशन ही है। लेकिन हम बैक प्रोपगेशन का वर्ड यूज नहीं करते बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट ऑप्टिमाइज, ग्रेडियंट की टेक्निक्स नहीं होती, ग्रेडियंट एल्गोरिथम की टेक्निक्स नहीं होती एज एन ऑप्टिमाइजर, नॉट सच स्पेशल बीइंग हियर। तो हम ये लोग यहाँ पे यूज करते हैं बैकवर्ड पास या फिर डिकंस्ट्रक्शन। तो अब जनरेटिव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, काम फिर भी वही होता है कि ऑप्टिमाइज कैसे होता है हमारा मॉडल, के हमारे पास लॉस का डिफरेंस इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद लर्निंग रेट के मुताबिक हमारे पास जंप्स लग रही होती हैं, बट इन अ डिफरेंट मैनर। दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन हियर रिकंस्ट्रक्शन। दिस इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ जार्गन्स जो वर्ड्स इंडस्ट्री में लोग यूज कर रहे हैं, टेक्निकली नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। सो हमने इनपुट दिया, फिर हमारे पास आउटपुट आया। ठीक है, अब आउटपुट हमारे पास आया, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है मैथमेटिकली, पढ़ने का दिल करा पढ़ लिएगा, नहीं पढ़ने का दिल करा तो मत पढ़िएगा, छोड़ देगा। मैंने इनपुट दिया, इनपुट कैलकुलेट हुआ, उसको कोई एक्टिवेशन फंक्शन है वो अप्लाई हुआ, फॉर एग्जांपल सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन था वो अप्लाई हुआ। अप्लाई होने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आया, आउटपुट को उसने कंपेयर किया एक्चुअल आउटपुट से और उसने कहा देयर इज अ ह्यूज लॉस हियर। ठीक है, हमारे पास एरर रेट बहुत ज्यादा है। सो बट इट विल गो, इट विल रिमेंबर द व्हाट वेट ही केप्ट, और दोबारा उन्हीं वेट से हमारा इनपुट इनिशियलाइज होगा और इस तरीके से हमारा प्रोसेस रिपीटेड होता चला जाएगा। यूजुअली बोल्ट्जमैन मशीन इज प्रीटी मच स्लो इन ट्रेनिंग। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन पावर। सब यही नहीं, जितने भी जनरेटिव आर्टिफिशियल नेटवर्क्स हैं सबकी कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है रिक्वायरमेंट। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास इतने भी एप्लीकेशंस डेवलप नहीं हुई। द डीप फेक, अगर आपको डीप फेक के बारे में मालूम हो, डीप फेक से क्या क्या चीज़ें नहीं बन गई। सो डीप फेक इज़ द नंबर वन थिंग। मैं समझता हूँ कि लोगों ने उसका मिसयूज़ किया है इन द फर्स्ट लेवल, यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, जो भी कह रहे हैं, मिसलीडिंग यूज़ है जो कि गेम्स के थ्रू किया है। मिसलीडिंग यूज़ क्यों है, बिकॉज डीप फेक इज रिफ्लेक्टिंग सम ऑफ द ग्रेट celebrity to their negative reputation as well. Lekin deep fake is also helping the movie industries, especially the Hollywood one, to create the dead characters in movies. So there is always a good side and a bad side. So it turns out कि आपके ऊपर डिपेंड करता है या लोगों के ऊपर डिपेंड करता है that how they use. तो deep fake हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इन algorithms की। Go on the internet and search right away. फिर हमारे पास अब इनपुट गया, सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई हुआ, फिर हमारे पास दोबारा वापस आएगा और बैक प्रोपगेशन कह लो या रिकंस्ट्रक्शन अप्लाई होगी और हमारे पास एरर रेट इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन के बाद अगर हम आगे बात करते हैं उसकी आरबीएम की, कि अगर हम उसको ट्रेन करते हैं और अज्यूम कर लो कि हमारे पास आरबीएम जो है वो ट्रेन हुआ है और हमारे पास बहुत सिंपल मैनर में इनपुट अंदर जा रहा है।
सच एस लाइक ये मैंने एग्जांपल दी हुई है 100 1000, तो इसमें हमारे पास क्या आउटपुट आ सकता है, क्योंकि दिस इज सम लाइक अ सिंपल states I can define here of example. So let's see, I'm gonna code it here. मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू टी डॉट कॉन्स्टेंट और मेरा इनपुट है 100 1000। यहाँ पे भी मैंने पूरे 7 जो है मतलब वैल्यूज दिए हैं। चाहो तो मैं 6 भी कर दूं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स सॉल्व की हुई है ना, ये एक्चुअल रियल मैथमेटिक्स है जो यहाँ पे हैपन हो रही होगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक नोड आप लोग अपनी इमेजिनरी में ऐड कर लिएगा। So here we are having tf dot constant here, constant tensor आ गया है हमारे पास। Then we are having v state जो कि हमारा visible layer का एक state है, initial state। एक हमारे पास v0 होगा, एक हमारा v1 होगा ऑफ कोर्स, एक फर्स्ट स्टेट होगी, एक हमारा सेकंड स्टेट होगी। So let's see v state is equal to x। प्रिंट हमने कर दिया, जो हमारे पास इनपुट आया v स्टेट के अंदर वो हमारे पास इनपुट हो गया। बेसिकली हमारे पास x इनपुट था, इसको सेफ रखने के लिए हमने इसको उसमें ट्रांसफॉर्म किया वी स्टेट के अंदर और उसी को हमने इनपुट करके प्रिंट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने एच बायस लिए, एच बायस पे हमने ले लिया 0.1, 0.1 और प्रिंट कर दिया हमने एच बायस, और फिर हमने प्रिंट कर दिया w। अब w कहाँ से प्रिंट हुआ, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, तो वो w यहाँ से प्रिंट हुआ है। अक्सर लोग बाद में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ पहले कहाँ से आ गई। तो आप चाहो तो भाई इसको उठा के आगे ले जाओ, नॉट अ बिग डील। लेकिन यहाँ पे भी सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। हम यहाँ पे रैंडमली वेट असाइन करा चुके थे, तो रैंडमली वेट असाइन होने के बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टली w को प्रिंट कर दिया है। h बाय सी हमारे पास ऊपर असाइन हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने एक दफ़ा फिर असाइन कर दिया, नॉट अ बिग डील। उसके बाद हमने बोला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टर्निंग द हिडन यूनिट्स ऑन एच प्रोब इज इक्वल टू टी एफ डॉट एन एन डॉट सिग्मॉइड। अब हम टेंस फ्लो का सिग्मॉइड एक्सक्लूशन फंक्शन यूज कर रहे हैं और किस पे अप्लाई कर रहे हैं, वी स्टेट और डब्ल्यू के मैट्रिक्स बेस्ड मल्टीप्लिकेशन पे विद एडिशन टू एच बायस। अगर आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का फॉर्मूला भूल गया है, जो कि था वेट इनटू इनपुट प्लस बायस, तो वो यहाँ पे आपको नजर आ गया है, वेट इनटू इनपुट प्लस बायस। अब इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वेट इनटू मैंने इनपुट बोला है, तो यहाँ पे हमने लिखा लगा यूज कर लिया टी एफ डॉट मैटमल जो कि मैट्रिक्स बेस्ड मल्टीप्लिकेशन है। देन वी आर हैविंग प्रिंट पी एच और जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी इज रिस्पेक्ट वी, और हमारे पास यहाँ पे आ गया एच की प्रोबेबिलिटी, हम यहाँ पे एच प्रोबेबिलिटी प्रिंट कर लेंगे। ओके, फिर देन वी आर हैविंग ड्रॉ सैंपल्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन एच स्टेट, और हमने यहाँ बोल दिया रेलू का फंक्शन इस पर अप्लाई कर दो। यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली। अब यहाँ पे हम मजीद सैंपल्स ड्रॉ कर रहे हैं अपनी उसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हम ऊपर लेके चलते हुए आ रहे थे। किस तरह करेंगे हमने अपनी प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दिया है जो हमारे प्रोबेबिलिटी की शेप थी, लेकिन उसको हमने यूनिफॉर्म भी किया। यूनिफॉर्म इसलिए किया था कि अगर मैं इसकी अच्छी एग्जांपल दूं आपको, रैंडमली जनरेट करना है ना उसको, तो हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज यूनिफॉर्म रहे, बहुत ज़्यादा आउटलायर्स ना उसमें क्रिएट हो, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे हमने टी डॉट शेप्स को साइज दे दिया जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी का साइज था। प्रोबेबिलिटी का साइज जब इसमें चला गया तो यहाँ पे हमारे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। रैंडम नंबर जनरेट होने के बाद वो उस प्रोबेबिलिटी में से माइनस हो गया। जब माइनस हुआ वो रैंडम नंबर, तो हमने उस पर साइन एन का फंक्शन लगा दिया। साइन एन फंक्शन लगाने के बाद हम इसके ऊपर रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर दिया। अब आपको लग रहा होगा यार ये इतनी कॉम्प्लेक्स मैथ्स हमें समझ में कैसे आएगी। ऑफ कोर्स इट टेक सम टाइम। ये वही मैथ्स है जो यहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है, और मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप स्क्रैच से बिल्ड करने जाएंगे उसको, इट विल टेक यू फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स अ मंथ और अ वीक और अ डे, डिपेंड्स ऑन योर इनपुट यू गेव टू इट, लेकिन इट्स प्रीटी हार्ड फ्रॉम माई साइड। मैं जब फर्स्ट टाइम इस पर काम किया था सो इट टेक मी अ वीक, इट टेक्स मी अ वीक लिटरली। तो यहाँ पे हमारे पास रेलू को हमने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिया, हमने एच की स्टेट फॉर्म कर दी, एच की स्टेट फॉर्म करने के बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया है। और आपको हम अपने प्रिंट्स रिजल्ट देखें तो लेट्स सी हियर, इनपुट हमारे पास ये था, सही है। हमारे पास एच बायस हमारे पास 0.10 पॉइंट था जैसे हमने असाइन करा। हमारे पास रैंडम जो वेट असाइन हुए वो ये थे 7/2 के उसमें मैट्रिक्स के अंदर। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी एच रिस्पेक्ट टू वी,
हमारी थी 0.669345 और 0.315502 जो भी है एक्सेट्रा। अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो 1.0 ही बनेगा, या फिर 0.9999 करके कुछ वैल्यू बनती चली जाएगी। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आई, और प्रोबेबिलिटी के आने के बाद हमने बोला एच जीरो स्टेट्स TF टेंसर। हमने नहीं बोला, सिर्फ प्रिंट करा 10। अब ये क्यों प्रिंट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है बेसिकली। अब अगर हमारे पास मॉडल के अंदर ये वैल्यूज आ रही हैं 0.6693 और 0.315, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी हो तो सही है कि भाई इस मॉडल, इस बंदे को 66% ये समझ में आया और उस बंदे को 33% ये पसंद आया। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक ही होल हो कि वो सब एक ही चीज इनपुट में ले सकता है, उसको सब एक ही चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी यहाँ पे लेट मी जस्ट आई एम कैन नॉट सी हियर जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेबकैम। ऑलराइट, तो मैं अगर अपनी आईडी पे जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं youtube.com और फिर यहाँ पे यूट्यूब पे चला जाऊँ, सो ऑन द फर्स्ट आइटरेशन वो जनरेट करेगा जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब ये वो आईडी है जिस पे मेरे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा रैंडम होंगे। रैंडम क्यों होंगे? बिकॉज ये सब मैं प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर हिस्ट्री में जाओ तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग सॉन्ग्स ज़्यादा नज़र आएंगे, जो कि अभी आ नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, तो ये प्रोग्रामिंग सॉन्ग यूजुअली देखता हूँ। ये प्रोग्रामिंग के लिए रखा है मैंने, और ये मेरी ऑफिशियल आईडी है जो हर जगह मैं यूज़ करता हूँ। पर्सनल आईडी के ऊपर डिफरेंट कंटेंट आप देख रहे होगे। नहीं यार, ये मेरी आईडी नहीं खुली अभी तक, आई गेस, क्योंकि कार्टून आ रहे थे एंड आई डोंट वॉच कार्टून्स। ओके, सो इत्तेफाक से यहाँ पे मेरी दूसरी आईडी नहीं खोल रही, जबकि मेरी दूसरी आईडी साइन इन है यहाँ पे, एंड आई कैन नॉट सी माई सेकंड आईडी हियर। चलो DSC की आईडी खोलते हैं। अब DSC की आईडी तो वो आईडी है जहाँ पे कोई कुछ नहीं दिखता। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास इनपुट आ रहा है, इट्स लाइक रैंडम, बिल्कुल रीशनलाइज, कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। अब ये तो खैर ब्रेकिंग न्यूज सब जगह एक जैसी आ रही है। तो ये जब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कोई भी रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, रिकमेंडेशन इंजन के लिए ये फर्स्ट टाइम था कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना। इट्स लाइक फॉर अ न्यू बी बॉर्न राइट नाउ, और उसको पता नहीं क्या समझ में आता है क्या समझ नहीं आता। तो अब जो यहाँ पे रिकमेंडेशन जनरेट हुआ है, इसलिए रिकमेंडेशन जनरेट किया कि पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है, बिकॉज सिंस आई लिव एरिया के स्पेसिफिक ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, लोग सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होगा। इफ आई प्रोसीड विद माय सेकंड आईडी, तो वहाँ पे अगर मैं अपनी पर्सनल आईडी पे देखूँ, विच कैन आई ओपन हियर, तो पर्सनल आईडी ये रही। तो पर्सनल आईडी के अंदर मेरे पास डिफरेंट कंटेंट आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग सॉन्ग यहाँ पे भी आ रहे थे इत्तेफाक से, एंड मोस्टली इस पे कार्टून चलते हैं क्योंकि बिकॉज माई प्रीटी यंग सिस्टर वॉच कार्टून्स। तो यहाँ पे कार्टून ज्यादातर आपको नजर आ रहे होंगे एंड मिक्स ऑफ कंटेंट। अगर मैं प्रोफेशनल आईडी यहाँ पे खोलूँ तो आपको ज्यादा कंटेंट ऑफ लर्निंग नजर आ रहा होगा कि मैं क्या क्या आजकल सीख रहा होता हूँ, जो भी सीख रहा होता हूँ, लेक्चर्स एंड सो मेनी थिंग्स, और दैट्स इट। इतना ज्यादा मैं यूट्यूब यूज नहीं करता हूँ। सो एक आइडिया था कि किस तरीके से हमारे पास इनपुट आ सकता है। लेकिन अब मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी को, हमारे पास बहुत सारी चीजें हों, लेकिन इनपुट में हमारे पास या आउटपुट में हमारे पास कोई एक चीज आ सकती है, तब क्या होगा? तब हम करते हैं स्टेटिंग, जो कि हमने यहाँ पे की थी। सही है। अब यहाँ पे हम स्टेटिंग करेंगे, मतलब वी आर ड्रॉइंग सैंपल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन, और किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हुई हुई है। और वी नो कि इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता। हमें वैल्यू का फंक्शन इसलिए अप्लाई कर दिया, लिखने का करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि लिखने में नेगेटिव भी हो सकता है। और हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं 10। जब हमारे पास 10 की वैल्यू आई तो नाउ इट्स प्रीटी क्लियर कि बंदे को जो पसंद आया वो यही आया। वो इसको भी देख के कह सकता था कि यार 66% ये पसंद आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 1 वैल्यू आ रही है तो इस इज लाइक अ बाइनरी वैल्यू, या तो हाई है या लो है। तो प्रोडक्ट होगा या जो भी एप्लीकेशन हमारी होगी, वो जिसकी वैल्यू 1 होगी वो आगे प्रोसीड कर जाएगी हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर, और दिस विल हैपन कि उसके पास वो इनपुट आ गया यूजर के पास एज अ रिकमेंडेशन, या रिकमेंडेशन इंजन कैन आल्सो बी बिल्ड ऑन दिस। बल्कि यूजुअली अब जितने भी रिकमेंडेशन इंजन है वो जनरेटिव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर ही डिजाइन हुए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि अब डीप लर्निंग पे आ गए हैं सब। ओके, नाउ फेज 2 व्हिच इज रिकंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास सारा डाटा जनरेट हो गया, अब हमें डाटा को रिकंस्ट्रक्ट करना है। सो हियर वी आर हैविंग नो बायस ऑफ आवर विजिबल लेयर, और हमने यहाँ पे दे दिया 0.1 0.2 0.1 0.1 रैंडमली जो भी था हमारा दे दिया हमने। उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया, जो कि हमारे पास यहाँ प्रिंट हो रहा होगा
फिर हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्रिंट करी, कैसे करी, एच स्टेट लिया हमने, एच स्टेट के साथ हमने ले लिया ट्रांसपोज ऑफ और वेट। अब हम वेट को चेंज करना है, हमारी कोई भी टेक्निक हो सकती है चेंज करने की, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बोल्ट्जमैन मशीन में ट्रांसपोज हो रहा होता है, दैट्स इट। हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट किया और उसको ऐड कर दिया हमने बायस ऑफ विजिबल लेयर। ये वही हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने पहले यूज किया था, बस क्योंकि रीडिजाइन हो गया है, अब हम वेट को चेंज कर रहे हैं हम लोग, अब एच वेक्स का विजिबल बायस इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम हमारे पास ऑलरेडी एच स्टेट है, तो एच स्टेट हमारा इनपुट होगा। अब इनपुट हमारा गया, उसका हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, वी परफॉर्म द एंटायर इक्वेशन, और हमारे पास वी प्रोबेबिलिटी आ गई है, विजिबल प्रोबेबिलिटी, हमने उसको भी प्रिंट कर दिया। देन वी आर हैविंग वी स्टेट, अब हमें स्टेट यहाँ पे भी चाहिए। अब जब अब हमारे पास, याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ पे 7 कंटेंट्स थे, ऊपर हम हिडन लेयर के ऊपर काम कर रहे थे, वहाँ पे हमारे पास 2 कंटेंट्स थे, अब हमारे पास यहाँ पे 7 कंटेंट्स होंगे। मैंने बोला वी स्टेट इज इक्वल टू टी एफ डॉट एन डॉट रेलू, सेम वही इक्वेशन है, सब क्या था यहाँ पे एच प्रॉप, एच स्टेट की एच प्रॉप की जगह वी प्रॉप आ गया, दोनों जगह पे, इधर भी और इधर भी सेम वही इक्वेशन, और उसको मैंने यहाँ पे वी स्टेट में असाइन करा के प्रिंट करा दिया। सो इफ यू सी इन दिस इनपुट्स प्रिंट्स हियर, हमारे पास यहाँ पे टेंसर प्रिंट हुआ, फिर हमारे पास टेंसर के प्रिंट होने के बाद क्या प्रिंट हुआ हमारे पास, जो कि बायस था ऑलरेडी, हमारा प्रोबेबिलिटी प्रिंट हुई विच इज इनपुट ऑफ वी रिस्पेक्ट टू एच, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारा टेंसर बेस से प्रिंट हो गई है, विच उसके अंदर हमारे पास 10 वैल्यूज आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको जब स्टेटिंग करेंगे तो उसने 1 1 0 1 0 1 0 दे दिया है। अब अगर आप इसके आंसर की तरफ जाओ कि इसने ये वैल्यूज क्यों दी, तो आपको या तो धचका होगा या फिर शायद नहीं होगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू दीज वैल्यूज ये आंसर दूर दूर तक नहीं बन रहा होगा, अक्सर ऐसा होता है। आई हैव रन दिस ना above, लेट मी रन दिस अगेन। अब यहाँ पे हमारे पास 0.77 थी विच इज एन हाई वैल्यू, 1 आ गया, 0.7 वैल्यू थी हाई थी, 1 आ गया, 0.6 थी हाई थी, 1 आ गया, 0.3 0.5 0.4 थी लो थी, 0 0 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0.8324 थी, इसने इसको भी 0 दे दिया। अब ये उसकी सोच थी कि उसने क्यों दिया, बिकॉज वी आर यूनिफॉर्मिंग द डेटा एज वेल, तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना, क्योंकि जैसे मेरी रिकमेंडेशन सर्च के अंदर अक्सर औकात कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो मैंने बिल्कुल कभी नहीं देखी होगी, और मैं खुद को देख भी लेता हूँ, तो दैट्स हाउ द वर्ल्ड हैपेंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोड था जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा और इंटेंसिवली जाएंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मजीद डिटेल में कोड में डिस्कस करेंगे। हियर वी आर हैविंग आवर इनपुट, इनपुट क्या है हमारा, वही जो हमने एक्स ऊपर लिया था, क्योंकि हमारा वो इनपुट चेंज हो गया था, दैट इज व्हाई वी हैव सेपरेट आवर इनपुट अबव एज वेल एंड द बिलो एज वेल। हमने यहाँ पे इनपुट पर सेपरेट कर लिया है, देन वी आर प्रिंटिंग आवर इनपुट, इसको मैं नंपाई में कन्वर्ट कर लिया तो नंपाई में आ गया। देन वी प्रिंट आवर वी प्रॉप डॉट नंपाई, हमारे पास नंपाई में बेस्ड वी प्रॉप प्रिंट हो गई है, उसकी यू कैन से फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट डायमेंशन ऑफ दैट वी प्रॉप। फिर हमारे पास हमने ले लिया कि हमारे पास वी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है। हमने यहाँ लूप चलाया फॉर एम इन पी इन जिप इनपुट एंड वी प्रॉप। आप इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन है ना, ये इसी का सोल्यूशन है, ठीक है, फॉर एम पी इन जिप इनपुट एंड वी प्रॉप। अब हमारे पास ये एम जो होगा वो उसके ऊपर आइट्रेट हो रहा होगा, और पी जो होगा हमारे पास वो इसके ऊपर आइट्रेट हो रहा होगा। इसके साथ साथ हमने उसको प्रिंट करा दिया वी प्रोबेबिलिटी इनटू पी, मतलब उसको हम वापसी साइन करा रहे हैं वी प्रोबेबिलिटी के अंदर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट वी प्रोबेबिलिटी में साइन करा दो, अदरवाइज इस 1 में से पी माइनस करो और हमारे पास वो इसके अंदर साइन हो जाए। ये हमने क्यों किया हुआ है बेसिकली कि अगर वो 1 के बराबर है तो कोई इशू नहीं है, अगर वो 1 के बराबर नहीं है तो उसको 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि फिर वो 1 से कम ही हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1 से माइनस कर दो तो क्या होगा, हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऑड नहीं हो रही होगी, एंड दैट्स द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी आर हैव, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो देन एवरीथिंग इज 1, और प्रोबेबिलिटी 0.6 हो तो अपोजिट हमेशा उसका रेस्ट पार्ट होता है, like हमारी अगर प्रोबेबिलिटी 0.65 है तो हमारा अपोजिट पार्ट 0.35 होगा, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो अपोजिट पार्ट बचेगा नहीं, 0 हो गया। देन प्रिंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एक्स, हमने वी प्रोबेबिलिटी प्रिंट कर दी है डॉट नंपाई करके, और अगर हम उसको रीरन करें यहाँ पे एक दफ़ा, सो यू कैन सी हियर हमारी प्रोबेबिलिटी वेक्टर 0 पॉइंट सारी आ गई जो कि ऊपर भी बन रही थी, और देन वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एक्स
pretty low. That's interesting. पहले थोड़ी अच्छी बन रही थी आई गेस, लेकिन अभी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिजाइन हुई है इस 0.0009. आई वुड प्रोबेबिलिटी से कि 0. ठीक है, तो ये 1 भी हो सकती थी, बीच में भी हो सकती थी और कोई भी हो सकती थी. हमारे पास ये बेसिकली वैल्यू आ गई है. एंड दिस इज हाउ इन रिकंस्ट्रक्शन वेट्स आर बीइंग एडजस्टेड. देन कम टू अ डेटा सेट. अब हमने जो भी समझा वो बेसिकली बोल्ट्जमैन मशीन को समझा. अब हम करेंगे अपना मॉडल को ट्रेन. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एमनेस डेटा सेट के मॉडल को लोड कर रहे हैं, डेटा सेट को लोड कर रहे हैं. हम लोड कर लिया. कितना आसान तरीका होता है क्योंकि टेंसरफ्लो के पास ऑलरेडी मौजूद है डेटा सेट एपीआई में. तो हमने लिखा tf डॉट केरार डेटा सेट्स डॉट एमनेस को हमने लोड कर लिया एमनेस के अंदर. आप चाहते तो पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देते तो एक ही बात थी जैसे हमने पहले किया था. एमनेस डॉट लोड डाटा, वो डाटा जो लोड हुआ अब वो रिटर्न जो थ्रो कहता है वो 2 ट्रिपल्स रिटर्न करता है. और कैसे करता है, दो, एक ट्रेनिंग का होता है और एक टेस्टिंग का होता है. ट्रेनिंग के अंदर भी हमारे पास एक्स और वाई होता है, टेस्टिंग में भी हमारे पास एक्स और वाई दोनों होता है. देन वी आर हैविंग एग्जांपल्स ऑफ इट. आई गेस आई हैवंट पेंटेड येट हियर. टाइम बहुत कम लगा रहा था और आई जस्ट फॉरगॉट टू प्रिंट इट. तो आप खुद से प्रिंट कर लीजिएगा बिकॉज दिस टुक मी अ ह्यूज टाइम टू डू दिस. कोड लेगा उसका मैटप्लॉटलिब का और लूप पे चलाएगा और 28 बाय 28 पिक्सल की इमेज है उस पर प्रिंट कर देगा. अदरवाइज आई कैन डू माई सेल्फ एज वेल if you guys are having problem. So now here we are having MNES images have 784 pixels, so the visible layer must have 784 input nodes. Oh my god. हमारे पास क्योंकि अब 784 पिक्सल हैं इमेज में, हमारे पास विजिबल लेयर में 74 नोड्स होने चाहिए. अब जब 74 नोड्स देंगे तो मतलब मॉडल ने हमारा बहुत टाइम ले लेना है. वैसे ही बहुत टाइम लेता है तो अब तो और ज़्यादा टाइम लेना है. सो फॉर आवर केस वी विल यूज 50 नोड्स इन द हिडन लेयर. सो आई विल बिकम 50. थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा ना, 2 विद रिस्पेक्ट टू 7 हमने लिया था तो 784 के हिसाब से हमने सिर्फ 50 जो था हमने वो ले लिया, हिडन ले लिया. हमने 200 फिर भी ले लिया है. अगर हम उस रेशो के हिसाब से चलते हैं, हमने 200 यूनिट्स नहीं लिए हिडन में, 50 ले लिया. उसकी रीजन ये थी बिकॉज अदरवाइज इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. You can play with these values as how much want. तो हम लोगों ने यहाँ पे VB भी ले लिया है जो कि विजिबल बायस है और यहाँ पे हमने HB भी ले लिया जो कि हमारे पास हिडन लेयर का बायस है. और दोनों के अंदर हमने जीरोस का टेंसर असाइन कर दिया है. अब क्योंकि हमारे पास इनिशियल उसमें 74 है हिडन लेयर में 50 है तो हमने उसी का आर्किटेक्चर लेके यहाँ पे डिफाइन कर दिया 74 और 50 स्ट्रक्चर लेके, सॉरी. Then we are having let W be the tensor of 784 by 50 number of weights and neuron and everything else. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वही कोड उठाया यहाँ पे जो ऊपर लिखा होता है W के बारे में और 784 हमने मेंशन कर दिया, 50 भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि हमारे पास यही स्ट्रक्चर होना चाहिए. लेकिन हमें जीरो से साइन किया क्योंकि हम अब स्ट्रेस से ट्रेनिंग करने जा रहे हैं. अब ये जो यहाँ पे ना माइनस नहीं हो रहा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना. दिस इज जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँ, किस तरह इसको डिफाइन करूँ, इज इक्वल टू लिख देता हूँ. चलो माइनस ही सही है, यहाँ पे ये लगा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कुछ स्टूडेंट्स बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस लेकर आ रहे होते हैं और फिर अक्सर का मैं समझ आता हूँ कैसे एक्सप्लेन करूँ. सो दैट्स इट. देन वी आर गोइंग बिलो. नोट इन, अच्छा टीम्स से भी नहीं लेके आते हैं, मतलब अभी अगर पूछे तो मसला नहीं, बाद में को याद आता है कि एक सवाल था. राइट, लेट मी जस्ट रन दिस. Now let's define our visible layer. हमने बायस असाइन कर लिया, हमने वेट असाइन कर लिया. अब हमारी बारी है लेयर की. हमने बोला v0 स्टेट tf डॉट वेरिएबल tf डॉट 0 784. हमने यहाँ पे लेयर डिफाइन कर रहे हैं. देन वी आर हैविंग फ्लोट 32. यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी स्टेट डिफाइन हो गई है. अब हमने बोला v स्टेट कोमा w, उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो. हमारी विजिबल लेयर जो है वो इस तरीके से डिफाइन हो सकती है. तो अब हम उसको डिफाइन करेंगे. यहाँ पे मैंने प्रिंट इसलिए करा हुआ है to see how matrix product works. तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया है we just multiply w with v0 state, that's it. Okay, here now here we are combining the hidden nodes probability vectors and checking shape. Why we are doing this? You just define our hidden layer. तो h0 prob था हमारे पास is equal to tf dot n dot sigma. हमने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया. किस पे अप्लाई किया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ vo स्टेट या v नॉट स्टेट कह लो या v0 स्टेट कह लो into w प्लस hb जो कि हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं हिडन यूनिट्स की जो कि हमने ऊपर भी इस्तेमाल की थी.
देन वी आर हैविंग टी एफ डॉट शेप, जो कि हमारे पास एच नॉट की प्रोबेबिलिटी होगी जो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और उसको आगे जाके हम ट्रेस करेंगे। यस वी श्योरली गोना डू इट मे बी। तो हमारे पास यहाँ पे एच नॉट की प्रोबेबिलिटी आ गई है, यहाँ पे साइन हो गई है, देखने के लिए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। देन वी गोना नीड इट हाउ, यहाँ पे मैंने लिखा डिफाइन हिडन लेयर वी नॉट स्टेट कोमा डब्ल्यू कोमा एच बी। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ सबसे पहले, लेट मी जस्ट डू इट क्विकली। तो यहाँ पे हमारे पास एच जीरो स्टेट जो शेप प्रिंट हुआ वो हुआ 1/50 और यही होना चाहिए था। तो अब अगर मैं अपना फंक्शन को क्विकली जो अगर डिजाइन करूँ तो हिडन लेयर में हमारे पास क्या है, वी नॉट स्टेट है, डब्ल्यू है और हमारे पास हिडन बायस है। ये डेटा इनपुट जा रहा होगा, हमारे पास एच नॉट प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रही होगी विच इज गोइंग टू बी टी एफ डॉट न्यूरल नेटवर्क डॉट सिग्माइड, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है टी एफ डॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसकी, वी नॉट स्टेट कोमा डब्ल्यू की, प्लस एडिशनली हमारे पास क्या आ रहा है, हिडन लेयर का बायस आ रहा है। सेम जो कि ऊपर हमने डाला था वही हमारे पास यहाँ पर आ गया। इट मीन्स कि कोड सही चल रहा है, अब हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग एच नॉट स्टेट। अब एच नॉट स्टेट में हमें एच नॉट प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। वही सेम कोड है, अगर आपको याद हो जो मैंने ऊपर अलग से कराया हुआ था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनिंग हम प्रिंट करके देख सकते थे, तो यहाँ पे हम प्रिंट नहीं कर सकते अब क्योंकि फंक्शन में डिजाइन हो रहा है। तो यहाँ पे सेम वही कोड सैम्पल एच का जो होगा यहाँ पे आ गया हमारे पास, जस्ट फॉर स्टेटिंग अ रिजल्ट्स। Then here we are having h naught state is equal to hidden layer v naught state w comma h bias, और हमने लिख दिया प्रिंट फर्स्ट 15 हिडन स्टेट्स कॉमा h स्टेट इज इक्वल टू 0 0 कॉलम 15। अब ये क्या है, बेसिकली हम जो चेक कर रहा था मैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास h नॉट स्टेट का जो फंक्शन है क्या वो सही काम करेगा। एंड इंटरेस्टिंगली इट विल श्योरली वर्क बेटर। हमारे पास स्टार्टिंग की वन हमने 15 स्टेट्स प्रिंट कर दिए हैं। मैं चाहूँ तो उसको हटा दूं यहाँ से और प्रिंट कर दूं तो मेरे पास सारी आ जाएंगी जो कि होंगी 50 ऑलमोस्ट। अगर आप काउंट करने जाएंगे तो टोटल 50 हिडन स्टेट्स हमारे पास यहाँ पे होंगे। नाउ अब हमने अपना फर्स्ट पार्ट तो कर लिया है, लेकिन हमारा रिकंस्ट्रक्शन पार्ट रह गया है। तो अब उसका फंक्शन हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पे हमने एच नॉट स्टेट क्योंकि जो जनरेट कर लिया है, अब वो हमारा एज एन इनपुट जा रहा होगा यहाँ पे। देन वी गोना हैव वेट, देन वी गोना हैव विजिबल लेयर बेस्ड बायस, then we are going to have v1 probability here, tf dot neural network dot sigmoid, tf dot matrix multiplication, h not state, सारा वही कैलकुलेशन है जो हमारे पास ऊपर आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसका अब हम w का ट्रांसपोज निकालेंगे। हमने यहाँ पर w का ट्रांसपोज निकाल लिया जो कि हमारे पास वेट था, और सेम थ्रू हमने v1 स्टेट भी मालूम कर ली बाय अप्लाइंग द सेम टेक्निक हियर फॉर v1 स्टेट्स जो कि हमने v1 प्रोबेबिलिटी के ऊपर यूज करते हुए की। यही काम हमने h नॉट स्टेट पे भी की हुई थी। माय थ्रोट इज गेटिंग थर्स्टी नाउ। रिटर्न v1 स्टेट 0 जैसे कि हमने ऊपर किया है, हियर वी आर गोइंग टू डू द सेम। और हमने यहाँ पे जस्ट फॉर एन इंटुइशन वी आर सीइंग कि क्या ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। सो व्हाट वी डू, हमने v1 स्टेट इज इक्वल टू रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट लिख लिया, हमने h नॉट स्टेट का इनपुट ले लिया, w का इनपुट ले लिया, विजिबल बायस का इनपुट ले लिया, और हमने इसको किस पे असाइन करा दिया, w1 स्टेट में। असाइन कराने के बाद हम इसको यहाँ पे डॉट शेप करेंगे। तो अगर आप चेक करो तो सब चीज़ें हमारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, क्योंकि हिडन लेयर के अंदर हमारे पास 1/50 है, वी नॉट स्टेट शेप में हमारे पास 784 है, और v1 स्टेट शेप भी हमारे पास 784 है। सो वी आर हैविंग ए स्मॉल इंटुइशन कि अब जो हमारे पास काम होगा वो काफ़ी हद तक सही होगा। So the only thing left is just our error function। अब error function में क्या हमने रखा है, हमने फंक्शन डिफाइन किया, हमने कहा v नॉट स्टेट का और v1 स्टेट का जो डिफरेंस हो उसका डिफरेंस निकालना है। कैसे, हमने कहा v नॉट स्टेट माइनस v1 स्टेट, हम उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका मीन निकाल देंगे। सो टेक्निकली व्हाट फंक्शन वी आर यूजिंग, अगर आप उसको गौर से देख के बताओ, सो इट्स मीन स्क्वायर्ड एरर, जो कि एक्टिवेशन फंक्शन आज हम यूज कर रहे हैं। देन वी आर हैविंग एरर इज इक्वल टू tf डॉट रिड्यूस मीन t स्क्वायर v नॉट स्टेट माइनस v1 स्टेट प्रिंट एरर। तो यहाँ पे मैंने ट्राई कर लिया एक दफ़ा कि क्या ये काम सही करेगा, तो हमने देख लिया कि हाँ भी हमारे पास एरर भी सही काम कर रहा है। तो ट्रेनिंग आवर इंटायर मॉडल, इस मैथ्स को हम स्किप करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू गिब्स सैम्पलिंग, जो कि पीएचडी स्कॉलर्स के लिए और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज गोइंग टू बी हार्ड फॉर मास्टर स्टूडेंट एज वेल इफ देयर इज एनीवन हियर। सो वी सिंपली गोना स्किप। हाँ, अल्फा क्या हमारे पास, अल्फा इज आवर लर्निंग रेट। मॉडल हमारा इस तरीके से अगर काम करेगा, ट्रेनिंग डेटा हमारा इस तरीके से फ्लो होगा।
सिर्फ यही उसमें मेंशन किया हुआ है, दैट्स इट। दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट मेंशन द वार्निंग हियर, ताकि स्टूडेंट्स ऑब्सेस ना हो जाए कि यार ये क्या हो रहा है। आज तक तो मैं ट्रेनिंग के अंदर कभी मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं करी है, सो वी डोंट इवन नीड टू करंटली राइट नाउ। K is adjustable and good performance can achieve with K is equal to 1, so that we just take one set of samples per image. All right. तो H1 probe हमने ले लिया, जिसको हमारे पास sigmoid function है, और H1 state भी हमने ले लिया by using our ReLU function. आपको लग रहा होगा कि repetitive है, but we are just gathering all the thing here. Then we are having our error as well, जो कि हमने ऊपर perform किया और वो भी हमारे पास calculate हो गया। अब हमारे पास आगे है ट्रेनिंग का पार्ट। अब ट्रेनिंग का पार्ट कैसे काम करेगा, हमारे पास लर्निंग रेट आ गया जो कि हमारे पास 0.01 है। 2 इपॉक्स हैं, करंट इसको 1 कर दें, टाइम लेगा। बैच साइज है जो कि 200 है हमारे पास। वेट्स अभी कुछ भी नहीं है, एरर्स हमारे पास कुछ भी नहीं है। बैच नंबर हमारे पास 0 है ऑफ कोर्स, और k इज इक्वल टू 1 है। अब ये कहाँ से आया मेरे पास, ये बेसिकली इस मैथमेटिक्स के थ्रू अचीव किया हुआ है। ठीक है, सो बेटर टू जस्ट प्रोसीड इट विद दिस वैल्यू। क्रिएटिंग डेटा सेट्स, अब हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट असाइन हो रहा है। कैसे असाइन हो रहा है, tf.data.dataset.from टेंसर स्लाइसिस। अब स्लाइसिस किस पे हाफ पे बनते हैं, अगर आपको याद हो बैच साइज के ऊपर बनते हैं, डॉट बैच साइज। अब अगर आप बैच साइज पॉइंट में दे दोगे तो एक्सेप्शन शुरू हो जाएगी, अवॉइड फ्रॉम पॉइंट एंड डेसिमल इनपुट हेयर। तो हमने यहाँ पे बैच साइज लिख दिया, हमारे पास ट्रेनिंग इनपुट आ गया और ट्रेनिंग आउटपुट आ गया यहाँ पे हमारे पास, और इसका स्लाइसिंग हुई एंड जस्ट इट विल गो beneath the training function। तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर इपॉक इन रेंज इपॉक्स, हमारे पास अभी करंटली इपॉक 1 है। देन फॉर बैच x बैच y एंड ट्रेन ds, बैच नंबर प्लस इज इक्वल टू 1। अब जब जब हमारा मॉडल इंक्रीमेंट करता चला जाएगा, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि एक इपॉक में मल्टीपल बैच चलते हैं। अगर हमने बैच सैंपल लिया 200 का और वहाँ पर सैंपल्स बहुत सारे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल बैच के हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, दैट इज द रीजन। देन वी आर हैविंग फॉर आई सैंपल इन रेंज बैच साइज, फॉर के इन रेंज के। अब के हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, मतलब हमारा एक ही इंटरनल आइट्रेशन करनी है, मल्टीपल इंटरनल आइट्रेशंस नहीं करनी। सो वी नॉट स्टेट इज इक्वल टू बैच, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया है जो कि हमारे पास आई सैंपल से इनपुट आ रहा होगा। हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद हमने वी नॉट स्टेट्स डिजाइन कर ली, फिर हमने एच नॉट स्टेट डिजाइन करनी थी बाय यूजिंग हिडन लेयर वी नॉट स्टेट w hb। ये सारे फंक्शन हमने कहाँ डिफाइन किए हैं, ये हमने ऊपर डिफाइन किए हैं जो हमने एक्टिवेशन फंक्शन ऊपर बनाए थे। देन वी आर हैविंग v1 स्टेट हेयर जो कि रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट है, और उसमें h नॉट स्टेट w vb इनपुट चला गया। देन वी आर हैविंग h1 स्टेट जो कि हिडन लेयर है, v1 स्टेट दे दिया हमने इनपुट, w इनपुट दे दिया। हम सारी इनपुट देने की बारी है, सारा काम ऊपर कर कर आ गए। तो अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास w hb या कहाँ से आ रही है वैल्यूज, तो सिंपली वो आ रही है जो भी हमने सारियां फाइंड आउट की हुई हैं। ठीक है, सो ऑलराइट, लेट्स वी प्रोसीड फर्दर। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डेल्टा डब्ल्यू जो कि चेंज इन वेट्स होगा। किस तरीके से आएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो ट्रांसपोज हम निकालेंगे यहाँ पे वी नॉट स्टेट का और एच नॉट स्टेट का, और उसमें से माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोज होगा जो कि हमारा होगा v1 स्टेट और h1 स्टेट में, जो अगर आप यहाँ पे आगे देखो भी तो या then we are having w is equal to w plus alpha into delta w। अभी लर्निंग रेट हमने यहाँ मेंशन किया है w plus alpha into delta w। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होता है, अगर ये अल्फा बहुत ज़्यादा हो तो अपने वेट से ज़्यादा आगे निकलता है, ज़्यादा पीछे निकलता है। यही काम हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया था। अगर थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू हो तो आहिस्ता आहिस्ता आइट्रेशंस में स्किप आउट करता चला जाता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास वेट यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। इसके बाद आफ्टर दिस ऑपरेशन देन वी आर हैविंग वीबी व्हिच इज विजिबल लेयर बायस, और यहाँ पे भी हमारे पास लर्निंग रेट के हिसाब से बायस एडजस्ट हो रहा है जो कि मीन स्क्वायर्ड एरर के थ्रू हो रहा होगा। एंड विजिबल लेयर एज वेल, विजिबल बायस एज वेल एंड हिडन बायस एज वेल। आई नो इट्स गोइंग कॉम्प्लेक्स बट डोंट वरी। देन वी आर हैविंग वी नॉट स्टेट इज इक्वल टू v1 स्टेट एंड दैट्स ऑल द सेम। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी जरूरत क्या है इतना एडवांस काम करने की, तो इस सब एक ही जरूरत है। कभी अगर आपके पास रिसर्च वर्क आ जाए या यूनिवर्सिटी वर्क आ जाए या कुछ भी आ जाए, सो सिंस यू गोना हैव दिस मच इंटुइशन इन दीज एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क्स, so who knows your future, that where you will be working at in the future inshallah। if I sample is equal to batch size minus 1, हम यहाँ पे एरर प्रोड्यूस कर देंगे।
एरर तो फाइंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, एरर फाइंड कर देंगे। बेसिकली एरर फाइंड करेंगे, जो कि हमारा होगा बैच आई सैंपल जा रहा है, वी स्टेट जा रहा है, हम ऐसे एरर फाइंड करेंगे। और एरर्स डॉट अपेंड एरर, देन वेट्स डॉट अपेंड डब्ल्यू, और हमने यहाँ पे पेंड कर दिया इपोक बैच साइज सैंपल रिक्वेशन एरर। अब ये क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, अगर आप ये देखो, ये इस लूप के अंदर आता है, ठीक है, ये इस लूप के अंदर है। जब सारी कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी और हमारे पास जो आई सैंपल हो विद इन द रेंज ऑफ बैच साइज चल रहा है, तो हमारे पास सिर्फ ये प्रिंट होता चला जाए, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास कौन सा इपोक हो, कौन सा बैच नंबर हो, कौन सा मतलब सैंपल हो, कौन सा हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सारा हमारे पास हर इटरेशन में ये प्रिंट होता चला जाए। दैट्स इट, दिस इज अ ट्रेनिंग पार्ट। तो अगर हम इसको रन करें, तो उसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ, तो इंटरेस्टिंगली कोलैब इज वर्किंग फास्टर राइट नाउ। लास्ट टाइम तो उसने बहुत टाइम ले लिया था, सब शुरू के 5 मिनट करने में। जीपीयू पे है, शायद लास्ट टाइम मैंने शायद टीपीयू पे किया हुआ था, दैट इज द रीजन। ऑलराइट, वो वाओ, डॉट्स गोइंग ग्रेट। तो उसको 300 इपॉक्स जितने भी हमारे इपॉक्स थे उसको होने दें यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे अपना बैच का एरर रेट चेक करेंगे, किस तरीके से हमारा बैच का एरर कम हुआ। अब अगर ये इतनी तेजी से बाकी ट्रेन हो रहा है, तो हम इपॉक्स 2 करके भी देख लेंगे if that makes a huge difference or not. My target was 9:15 and I'm luckily on the target. नहीं तो मशीन लर्निंग में अक्सर का डेडलाइन आगे निकल जाया करती थी प्रोग्रामिंग, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक एक चीज़ समझानी पड़ती थी ना। यहाँ पे तो मैं एक आध चीज़ स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अब काफ़ी ग्रो कर गए हो। टेकिंग टाइम, नो प्रॉब्लम। 240. Meanwhile, if someone is having questions, so you can guys ask. So I will answer you just within a moment. Please, guys, please ask questions. There are 700 people and no one is asking question. That hurts me a lot. सारे गुण चुप करके बैठे रहते हैं. All right. So now let's look at the errors at the end of each batch. तो okay. अभी बेसिकली प्लॉटिंग हमारे पास इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे एरर जनरेट करते रहते हैं। अगर आप यहाँ ऊपर देखो, एरर्स डॉट अपेंड एरर, जिससे हमारे पास करंट एरर होता है, मतलब इस लिस्ट के अंदर हमारे पास एरर ऐड होते चले गए। तो अगर आप देखो, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 0.2 से और काफी हद तक एरर कम हुआ। सो मतलब इतने सारे इपोक का कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब मॉडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे छलांगे लगा रहा है, कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। अब इसकी एक वजह और ये भी हो सकती है कि लर्निंग रेट हमारा ज्यादा हो। दैट मे बी अ ह्यूज प्रोबेबली रीजन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो लेट्स सी, इसके साथ करते हैं और इपोक 2 कर देते हैं, और आप देखिएगा इससे जरूर कोई ना डिफरेंस जनरेट हो रहा होगा। सो खैर एनीवेज, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स प्लॉट हो रहे थे, हमने यहाँ पे बैच नंबर लिख दिया, एरर कर दिया, प्लॉट शो कर दिया। देन वी गोना हैव यू नो वेट मैट्रिक्स ऑफ शेप 50/74, कि हमारे जो लास्ट वेट था वो क्या था। हम सिंपली वेट और नंपाई कर देंगे और हमारे पास वेट्स आ जाएंगे। सो वी कैन यूज दिस वेट फॉर नेक्स्ट लेवल क्लासिफिकेशन। हमें चाहे मॉडल को हम पैकेज फाइल ना भी बनाए, पिकल फाइल ना भी बनाए बाय यूजिंग पिकल, so just by these values we can use our estimation for our next models. बार बार मॉडल ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ वी नो द वेट्स, क्या हमारे पास वेट्स क्या है। दैट्स इट। सो दैट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वर्कशॉप. Now it's gonna take 2 more minutes to end this program. If you guys want to see, you can see. If you guys want to leave, you can leave, because we're gonna do nothing after it. Meanwhile, I can just show you this notebook I'm currently working on. और ये इंशाल्लाह आज कल परसों या इसी वीक लाइव हो जाएगी। तो मेरी ये, मैंने आज तक कभी ना कंट्रीब्यूशंस नहीं करी इन इन एट एन ओपन सोर्स लेवल। पिप पैकेज कभी नहीं बनाया कभी। फ्लटर के अंदर भी एक बना रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, एक पिप पैकेज मेरा भी बन जाएगा। वैसे तो मैंने बहुत ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की है बाय पुलिंग रिक्वेस्ट एंड दैट्स इट। अपना कुछ स्क्रैच से कुछ नहीं करा। तो आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग राइट नाउ। ओके, अब बेसिकली जो बैच आपको लग रहा होगा ये अपनी
लिमिट से आगे निकल गया, ये अपनी लिमिट से आगे नहीं निकला। बेसिकली अब ये इपॉक 1 स्टार्ट हो गया हमारे पास। Guys, any questions, please? If you are having any questions, so please, guys, let me know. और मेरा नहीं ख्याल है कि जो अभी हम कर रहे हैं इससे कोई खास फायदा होगा, क्योंकि इससे कोई एरर खास रिड्यूस नहीं हो रहा, आइटरेटिवली वही घूम फिर के आ रहा है। तो या तो ये कि इसको एरर रेट हमें और कम करना पड़ेगा, क्योंकि बाउंसिंग हो रही होती है ना कभी कभी, उस ग्लोबल मिनिमम पे नहीं जा रहा होता, तो बाउंसिंग के वक्त ऐसे प्रॉब्लम आ सकती हैं। अदरवाइज या पे मेरा शायद मॉडल में कोई मसला हो, सो वी कैन लुक एट इट, या डाटा के अंदर कोई इशू हो। डाटा तो हमारा है ही नहीं तो खास, सो कोई भी वजह हो सकती है। मॉडल मेरा भी खास नहीं है, जो मैच थी वही मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है। इट्स जस्ट अबाउट टू डन राइट नाउ। 600 पे जाके हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, देन वी सेम रन दिस। लास्ट टाइम अगर आप देखो तो हमारा 0 पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा गया मैक्सिमम लो जो था वो 0.025 पे था, और रुका आके 0.75 पे था, इफ यू सी हियर। So 0.075 and 0.025. We're gonna see this right now. अब क्या होता है? And here we go. मॉडल हमारा ट्रेन हो गया। Now here if we run this. Oh my God. इस पे तो पता भी नहीं चल रहा कि कितना स्टार्ट ही इतना मिनिमम से हुआ है कि वो एंड में जाके खत्म ही नहीं हुआ है। So what can I do right now? इस पे यही हो सकता है कि अब currently proceed with our ending now, क्योंकि कोई खास फर्क नहीं आया लैंडिंग डेट चेंज करके, उल्टा मैसिवली अबंडेंस क्रिएट हो गई है। दैट्स इट फॉर दिस टुडे। जस्ट यू कैन सी हियर द वेट्स राइट नाउ। लर्निंग रेट को चेंज करके देखते रहिएगा, और देखते आप कुछ अगर आपको अच्छा मालूम होता है। अब मॉडल यहाँ पे आके ओवरफिट हो गया एक तरीके से, ये इसको यहाँ पे आके ना 100 पे आके कट हो जाना चाहिए था इन अ सिंगल ईपॉक। उसके बाद जब दोबारा ही उठा है तो मतलब मॉडल अब ओवरफिटिंग पे आ गया। That's it. So yeah, that's it for this week. That's it for this today workshop. अभी आगे हमारी 2-3 workshops और हैं, and we'll see you tomorrow inshallah with some more advanced workshop, लेकिन वो आसान होगी inshallah, and I hope that you guys will enjoy it, and